बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। और इस हवाले से जो है वो प्रैक्टिस मैच भी खेला गया कि जहाँ पे स्टैलियंस और बादशाह की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट यहाँ पे दोनों टीमों की जानिब से हमें देखने को मिली। उसके बाद जो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और जो डेरिल मिचेल हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़बरदस्त क्रिकेट खेलने के लिए एक आइडियल जगह है। अब देखना ये कि सीरीज़ से पाकिस्तान को क्या हासिल होता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान टीम के जुड़े दीगर मुद्दों के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़बरें उनको आज हम अपने शो में डिस्कस भी करेंगे। साथ साथ वीमेंस क्रिकेट के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे और यही वजह है कि आज हमारे साथ वीमेंस क्रिकेट से जुड़ी दो ऐसी शख्सियात मौजूद होंगी कि जिन्होंने वीमेंस क्रिकेट के हवाले से न सिर्फ काम किया बल्कि उन्होंने अपना इम्पैक्ट भी डाला है। मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ के किसी तारीफ के इसलिए मोहताज नहीं है क्योंकि ये हमारे शो में इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि ग्रास रूट पे इन्होंने काम किया। खेल और खिलाड़ी दोनों को इन्होंने न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि प्रमोट भी किया अपने डिपार्टमेंट के जरिए और पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक ऐसा स्टेडियम दिया कि जहाँ पे खेलते हुए हर प्लेयर और हर कमेंटेटर मुझ समेत जब वहाँ कमेंट्री करते हैं तो दिल जो है वो बड़ा बाग बाग हो जाता है क्योंकि ग्रीनरी इतनी ज़बरदस्त है, वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम से वो किसी तौर पर कम नहीं। यही वजह है कि पीसीबी के जब मैचेस कराची में होते हैं नेशनल स्टेडियम अवेलेबल नहीं होता तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो वेन्यू होता है कि जहाँ से लाइव मैचेस टेलीकास्ट होते हैं। और ये तमाम तर जो कोशिशें काविशें स्टेट बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है उसके साथ साथ इन साहब का भाई इसमें बड़ा जो है वो खासा रहा है और बड़ा इसमें जो है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत नहीं ज़बरदस्त आपने काम ही सर ऐसा किया और हमारे शो में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है हर उस अनसंग हीरो को लेकर आपके सामने आएँ कि जो उन्होंने काम किया हुआ है और उनको सताइश जो है उनकी इसलिए ज़रूरी है ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े और साथ साथ उनको देख के और लोग भी जो है वो तंदेही के साथ और दिल जमई के साथ जो है वो काम करते हुए नज़र आए। जबकि जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद होंगे बज़रिए वीडियो लिंक वो होंगे जनाब एक ऐसे प्लेयर कि जो पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल में पहली हैट्रिक की है। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो बनते हैं टूटने के लिए लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो कभी नहीं टूट सकते और उसी में ये रिकॉर्ड है कि वनडे इंटरनेशनल की पहली हैट्रिक विमेंस क्रिकेट के हवाले से काफ़ी काम किया। इंग्लैंड में भी विमेंस अमेरिका में भी जो है विमेंस टीम को कोच कर रहे हैं और अभी इंग्लैंड से ताज़ा उन्होंने रिफ्रेशर एक कोर्स भी किया है। जलालुद्दीन साहब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई आप आपसे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कीवी टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है और ये सीरीज हमारे लिए चैलेंज है। डेरिल मिचेल। दोबारा पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना मेरे लिए एजाज की बात है। मैं पाकिस्तान टीम में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा। कौमी टीम हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न। हमारी मेगा इवेंट के लिए तैयारी अच्छी है। भारत में कैसे खेलना है ये बहुत पहले ही सोच लिया था। इमामुल हक। नजम सेठी मेरा नाम लेंगे तो रद्द अमल दूंगा। कप्तान बनाना या हटाना चेयरमैन का इख्तियार है, सिलेक्शन कमीशन का नहीं। साबिक चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी। मुझे लगता है कि पीएसएल वाकई एक शानदार टूर्नामेंट है। मैं इसमें शिरकत करना पसंद करूंगा। स्टीव स्मिथ। कोहली भी टीम के लिए नहीं बल्कि जाती संगे मील के लिए रन्स बनाते हैं। साइमन डोल। रावलपिंडी के मीसम क्रिकेट ग्राउंड में रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला जारी। जहांदाद खान की 18 गेंदों पर टूर्नामेंट की तेज तरीन शानदार 50। जूनियर हॉकी एशिया की तैयारी के लिए कौमी जूनियर अंडर 21 का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। जी जनाज़ीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा टॉप स्टोरीज में कि ग्रांट ब्रैडबर्न ने हमें ज्वाइन कर लिया, यानी हमें का मतलब पाकिस्तान की टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करना मेरे लिए एक एजाज़ है। यहीं से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जलाल भाई हमारे साथ अब मौजूद है कि जिनकी कोचिंग की सलाहियतों से जो है वो गैर लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं लेकिन इतने सारे कोर्सेज़ करने के बावजूद लोगों को कोचिंग के कोर्सेज़ कराने के बावजूद जो है वो जलालुद्दीन साहब जैसे लोग हैं या ज़हीरुल हसन साहब जैसे लोग हैं जैसे दूसरे जो पाकिस्तान के नामवर सितारे उनको क्यों उन मौके नहीं दिए जाते। जला भाई आपने सुन लिया होगा ब्रैडबर्न को यहाँ पे हमने शामिल किया है बतौर कोच और हमारे जो कोचेज़ हैं बशमूल आप सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड ने हायर कर लिया। अभी हम देख रहे थे अतीकुज़्ज़मा जो थे वो जर्मनी की कोचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यासिर अरफात जिनका नाम था यहाँ पे वो श्रीलंका पहुंचे हुए हैं काउंटी की टीम के साथ। तो हमारे कोचेज़ से दूसरे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और हम दूसरे कोचेज़ को बुला के यहाँ पे उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कोचिंग पैनल में जो शायद इससे पहले इतने ज़्यादा सुने भी ना गए हों।
जी हाँ, ये जाहिर है कि ये आपने देख ही लिया है कि बोर्ड की पॉलिसी इस दफा यही है कि वो फॉरेन कोचेस पे ही रिलाय करेंगे। जैसे नजम सेठी साहब ने अपने कई दफा ये बात को वाजे किया है, मगर जो उसमें अहम बात यह है कि जैसे ग्रैंड बर्डमैन अभी अपना इंटरव्यू दे रहे थे, ये वो लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। तो जब आप एक आजमाए हुए को, और वो कोई सक्सेसफुल रहे, पहले हाई परफॉर्मेंस में थे, पहले फील्डिंग कोच थे, तो उन्हीं को बार बार लाना जबकि वो सक्सेसफुल नहीं थे, तो मैं समझता हूँ कि टीम के लिए बेहतर नहीं होगा। अगर तो कोई नए कोचेज आते जो पहले यहाँ पे काम नहीं कर चुके हैं और वो अपनी नई फिलॉसफी लेके आते और नए तरीके से वो चीजों को देखते, तो शायद बेहतर होता। वही पुराने चेहरे दोबारा लाना ज्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, ज़हीर भाई आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी प्लेयर्स के साथ काम भी किया, कोचेस को बड़े करीब से भी देखा। नजम सेठी साहब का शुरू से दो टोक एक मौक़िफ़ ये रहा है कि जो लोकल कोचेज़ होते हैं वो सियासत करते हैं, प्लेयर्स के साथ उनकी ग्रुपिंग हो जाती है, लेकिन जो गैर मुल्की कोचेज़ होते हैं वो अपने काम पर फोकस करते हैं। मेरे शो में भी उन्होंने आके यही कहा। आपको लगता है ऐसा कि जो लोकल कोचेज़ हैं वो सियासत करते हैं या ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि हमने देखा मिकी आर्थर ने भी यहाँ पर अपने बेटे बना लिए थे, जब इससे पहले जब वॉटमोर थे तो उनकी भी यहाँ पर जो थी वो लाइकिंग डिसलाइकिंग हमने देखी, बस थे उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग हमने देखी। तो ये तो दोनों तरफ से सिलसिला ही है। अली भाई देखें, बात ये है कि लोकल कोचेज़ हों चाहे इंटरनेशनल, 5 उंगली बराबर नहीं होती, हर कोचेज़ एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कुछ कोचेज़ ऐसे होते हैं जो लाइकिंग डिसलाइकिंग ज़रूर करते हैं, और वो हर सतह पे होता है। मगर रही कि हमारे डोमेस्टिक के सारे ही, और ये हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं वो सारे ही अगर लॉबिंग ग्रुपिंग करते हैं, मेरा ख्याल है ये चीज़ तो गलत है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मतलब है कि वो सिंसियर भी हैं अपनी फील्ड के अंदर और सिंसियरिटी से काम भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना तो थोड़ा सा गलत है। हाँ, मगर एक नजम सेठी साहब का एक बयान आया था, मैंने खुद देखा था, कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस वक्त कोचेज़ जो है अवेलेबल नहीं है और इंगेज है, तो हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल जो चॉइस थी हमने उनको जो है यहाँ पर हायर किया है। ठीक है, ज़रा भाई अपना जलाल भाई आपको क्या लगता है किस तरह बात हो रही है कि जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं वो सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं? आपने क्रिकेट खेली भी है, आपने क्रिकेट खिलाई भी है, कि क्या ऐसे अवामिल होते हैं कि जो हमारे लोकल्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जावेद निदाद जब पाकिस्तान की टीम के साथ एसोसिएट थे तो उन्होंने किसी को बेटा बनाया हुआ हो। मैंने तो नहीं सुना कि जो है वो कोई इनकी इतनी डिसलाइकिंग में हो कि उसको कप्तान बनाने के लिए मियादाद ने बात की हो, या और भी जो लोकल कोचेज़ हैं, मुश्ताक मोहम्मद ने भी पाकिस्तान की कोचिंग की है, और भी लोकल कोचेज़ हैं जो कोचिंग करके गए। कभी इस तरह से जो लोकल कोचेज़ का नजर तो नहीं आया? देखिए, जो भी कोच होगा, अभी ये इस पे मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ, जो कोच होगा वो कभी भी जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसकी एक अपनी स्ट्रेट अवे फिलॉसफी होती है और उसको वो फॉलो करता है। फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी एक उसूल होते हैं जो जिंदगी के हैं, जो आप डेवलप करते हैं थ्रू अपनी फैमिली बैकग्राउंड, अपने तालीम से, अपने एक्सपीरियंस से। और वो अगर आपकी डेवलप नहीं हुई फिलॉसफी, तो आप कभी भी सक्सेसफुल कोच नहीं हो सकते। आपको उसके थ्रू डिसीजन लेने होते हैं, मुश्किल डिसीजन उसके थ्रू आप लेते हैं जो आपने अपने उसूल बनाए होते हैं। तो जो सही कोच होगा वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने पे बिलीव होता है और वो जो काम कर रहा होता है वो काम जो है वो अपनी उस एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा होता है। जो अवेलेबल प्लेयर मौजूद होते हैं उनको सही से यूटिलाइज करके आगे बढ़ रहा होता है। जहां ये पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं या सपोर्ट की बात कर रहे हैं प्लेयरों की, ये होता रहा है पहले। हमने देखा है कि कोचेज आके प्लेयरों के साथ कुछ अपना ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि वो समझते हैं कि अगर प्लेयर खुश रहेंगे तो बस मैं सरवाइव करता रहूंगा। ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। आपको अल्टीमेटली परफॉर्मेंस देनी होती है, और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी प्लानिंग, अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छे डिसीजन से होती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसको सिर्फ होता यह है कि आप अगर सही कोच हैं तो आप बिलीव करेंगे अपने उस फिलॉसफी पे, अपने उस अमल पे जो आपने करना है, और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी को बेटा बनाएं या किसी को भाई बनाएं, और आप अपने काम से काम रखेंगे। वो चाहे पाकिस्तानी कोच हो और चाहे वो इंटरनेशनल कोच हो। मगर हमने इंटरनेशनल कोचों को भी थोड़ा बहुत अटैच होते हुए देखा है प्लेयरों के साथ। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी
कोच। अब बात वही है कि क्या वो कोच है, अगर वो कोच है तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये भी जो बात की उन्होंने कि पाकिस्तानी कोचेस कोच होता है, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे वो फॉरेन कोच हो, लेकिन हमने ये देखा है कि चले ठीक है हमारे लोकल कोच तो शायद थोड़ी बहुत लैकिंग डिसलाइकिंग में आ जाते होंगे, लेकिन जो फॉरेन कोचेज आते हैं, अब जेफ लॉसन की बात कर लूँ, पाइबस की बात कर लूँ, या इसके अलावा वॉटमोर की बात कर लूँ, वुलमर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो रिसेंट पास में कोचेस पाकिस्तान के रहे, वो जब मिकी ऑर्थर इस तरह गए यहाँ से, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए थे, तो आपको लगता है कि यहाँ से जाने के बाद जो ये बातें करते हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है ये? देखें, बात यह है कि बिल्कुल इसके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को सवाल ज़रूर पूछना चाहिए और इनके साथ एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना चाहिए कि भाई आप यहाँ से जाने के बाद जो भी अंदर की डिस्कशन है वो आप नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पर उनको पाबंद करे, क्योंकि प्लेयर कोच तो जाने के बाद वो वफादारी उनकी फिर दूसरी टीम उस टीम के साथ हो जाती है जिस टीम के साथ लॉयल्टी वो होते हैं। बिल्कुल लॉयल्टी तो नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी देखें, जलाल भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि कोच जो है ये कुछ कोचेज ऐसे ये सोचते हैं कि हम अगर खिलाड़ियों को खुश रखेंगे तो हम कामयाब होंगे। हम खिलाड़ियों को कभी खुश रख ही नहीं सकते। ये मेरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। अच्छा। हम कुछ भी कर लें, हम खिलाड़ियों को खुश नहीं रख सकते, मगर अगर हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सही रखी, हमने अपनी मैनेजमेंट सही रखी, अच्छा, ये क्या वजह है कि खिलाड़ियों को खुश रख नहीं सकते? क्या मतलब उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर सकते हैं, ये क्या वजह जो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देके खुश रख ही नहीं सकते हैं? देखिए, बात यह है कि आप उनकी जितनी भी उनकी ख्वाहिशात हैं आप जितनी भी पूरी करें, मगर वो कभी कम नहीं होती हैं। ठीक है, मगर एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है कि उससे जहां और भी है बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीज़ होती है, मगर कोई नहीं, देखिए हर प्लेयर्स का अपना हक है, अपने लिए अपने हक की बात कर सकता है, मगर जो मैनेजमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो कोचेज होते हैं, उनका काम ये है कि टोटली अपना फोकस अपनी जो स्पेशलिटी है उसके ऊपर रखें, ना कि हम खिलाड़ियों की खुशामद में लग जाएं या उनको खुश करने में लग जाएं। तो जलाल भाई का कहना बिल्कुल ठीक है कि हम उसके ऊपर कभी भी कामयाब नहीं होंगे। सही है। हम बात करें कोचेज के हवाले से, ग्रैंड ब्रैडमैन ने ज्वाइन कर लिया और सकलैन मुश्ताक को न्यूजीलैंड ने हायर कर लिया, लेकिन क्या हम अपने कोचेज को इक्वली ट्रीटमेंट करते हैं, इक्वली हम उनके साथ जस्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? इस पे भी बात करेंगे कि या हम जो है फॉरेन कोचेज से जो है वो मुतासर होकर उनको हम ओवर जो है वो ट्रीट हम कर जाते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता रिजीम में कोचेज लगे हुए थे, कि जो पिछले दौर में लगाए गए थे, मुख्तलिफ रीजन्स के साथ भी लगाए गए थे और एसोसिएशन के साथ भी कोचेज लगाए गए थे, वो अभी तक अपनी सैलरीज के हवाले से जो है वो मुसलसल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परसू कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई हो नहीं रही। इस मुद्दे पर बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को मज़ीद डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं कोचेस को डिस्कस कर रहे थे। जलाल भाई और ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ आज के शो में मेहमान हैं। जलाल भाई बताइएगा कि अब इक्वली ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, जितनी इज्जत जितनी रिस्पेक्ट हम जो है वो गैर मुल्की कोचेस को देते हैं, हमारी क्रिकेट जो है ऐसा लगता है कि वो गैर मुल्की कोचेस के ही हाथों में, क्योंकि रमीज़ राजा साहब आए थे वो भी गैर मुल्की कोचेस के हक़ में थे, उससे पहले वसीम खान आए थे वो भी गैर मुल्की कोचेस के हक़ में थे, और इवन डोमेस्टिक में ऐसे कोचेस लेकर आ गए थे कि जो शायद अपनी अपनी काउंटीज़ में भी उन्होंने इतनी ज़्यादा कोई अचीवमेंट नहीं थी। तो आपको लगता है कि हमारी क्रिकेट जो है वो अब यरगमाल सी बनती जा रही है, क्योंकि हमारी डायनेमिक्स एक अलग है, हमारा बच्चा जब क्रिकेट शुरू करता है तो उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट सिनेरियो में होती है एज कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज? जहां तक पहली बात आपने की है रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट में मैं ये देखता हूं कि जो हमारे प्लेयर हैं, प्लेयर शायद वो जो लोकल कोचेज हैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कि उन्हें मजबूरन फॉरेन कोचेस को देनी पड़ती है शायद। तो ये अहम बात तो ये है कि प्लेयर्स उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते अनटिल अनलेस के वही वाली बात कि वो किसी ग्रुप के साथ मिल जाए और वो भी जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो उसका हिस्सा बन जाए, तब तो वो सरवाइव करते हैं। अदरवाइज फिर इश्यूज आ जाते हैं और वो फिर चल नहीं पाते। फॉरेन कोचेस का एक तो गोरी चमड़ी की वजह से थोड़ा सा वो इम्प्रेस हम हमेशा से ही हैं और रहते हैं, और कुछ उनका कह सकते हैं कि उनकी प्रोफेशनलिज्म कुछ बेहतर होता है एज कंपेयर टू लोकल कोचेस, तो उसको शायद वो एडवांटेज ले लें या उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर होती है ये कह लें, तो उसका एडवांटेज वो गोरे कोचेस होते हैं वो लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोचेस डेवलप किए गए उनको एक लिमिटेड हद तक डेवलप किया गया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई अच्छे कोचेस, यानी जो फॉरेन कोचेस आते थे उनके साथ अटैच नहीं किया गया, मां सिवाय एक दो के,
वो एक जो दो लोग थे वही एडवांटेज लेते रहे फुली फॉरेन कोचेस के साथ। अगर आपके पास अच्छा प्लान है, ठीक है, अगर फॉरेन कोचेस आपने लगाए तो उनके साथ अपने कोचेस को ट्रेन कराएं फॉर द पर्पस ऑफ कि ये ट्रेन होके हमारे यहाँ नेशनल टीम में कोचिंग करेंगे, नेशनल लेवल पे कोचिंग करेंगे। उनको इसका कभी भी हिस्सा नहीं बनाएगा, ये पुअर प्लानिंग थी। और आप देखें इंडिया में भी ज्यादातर शुरू में गोरे कोचेस आते थे, मगर बाद में उन्होंने अपने कोचेस को उस तरह से ट्रेन करा के और ज्यादातर अपने कोचेस यूज करते हैं। मगर उसके लिए जरूरी है कि आप उनको एक एक्सपोजर दें, इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, उनकी ट्रेनिंग कराएं। आजकल के मॉडर्न डेज के हवाले से हमारे यहाँ जो भी कोचेस डेवलप किए गए उनको एक डोमेस्टिक हद तक रहने दिया गया, और जो भी अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई वो भी एक दक्षिणी स्टाइल से आगे बढ़े नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक कोचेज हैं उन्होंने फर्दर मॉडर्न डेज क्रिकेट के हवाले से अपने आप को अगर बोर्ड में जरा इस पर आता हूं, मेरे तरह ज़हीर भाई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता है, जरा इनसे भी ले लो कि इक्वली जस्टिस भी तो शायद हम करते नजर नहीं आते हैं। ठीक है, गुज़िश्ता दौर में रवींद्र राजा साहब की जो भी टीम थी उससे आपके इख्तिलाफात होंगे, जो भी कुछ होंगे, लेकिन आफ्टर ऑल जितने भी कोचेस लगे थे वो सब एक्स क्रिकेटर हैं, सब फॉर्मर क्रिकेटर हैं, और हम सबकी ये जो है वो ख्वाहिश होनी चाहिए और सबकी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर है या एक्स क्रिकेटर हैं उनके किचन जो है वो बंद ना हो। 3-3, 4-4 महीने हो गए उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। क्या कोई इंतकामी कार्रवाई है या क्रिकेट बोर्ड की सवाल से सोच क्या है? क्योंकि बोनसेस देते तो हमें क्रिकेट बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन जो मुआवजे रुके हुए तो वो देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इक्वली जस्टिस तो फिर नहीं हुआ कि हम अपने कोचेस को, जो लोकल कोचेस भी हैं या ग्रास रूट पे भी जो कोचेस हैं, उनको रिस्पेक्ट देने को शायद हम तैयार नहीं है। वो इस वक्त जबू हाली का शिकार है, फाका कशी का शिकार है। ज़हीर भाई, ये इस पर थोड़ी आपको लगता है कि तवज्जो देने की जरूरत है? आप बिल्कुल, मेरे लिए सरप्राइज है अगर आप ये कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है कोचेस को। देखिए, उनका भी किचन चलता है, उनकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और वो सारा दिन धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जो है मेहनत कर रहे होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका जो हक है वो तो उनको टाइम पे मिलना चाहिए। अब मेरा अपना ख्याल ये है कि अब ये असल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप सही तरीके से मेरे ख्याल सेट नहीं हुआ है। जिनको रखना है उनको तो रख ही रहे ना, जिनको पोस्टें देनी है उनको तो दे रहे हैं, जिनको बुलाना है उनको तो बुला रहे हैं। अब बिल्कुल, जहाँ देखें जहाँ मेरे ख्याल अर्जेंट ज़रूरत है वहाँ तो खाला पूरा ज़रूर कर रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जब तक गवर्निंग बोर्ड बनेगा उसके बाद एक सिस्टम सही तरीके से लाइन के अंदर आएगा, जिसकी वजह से अभी तक डिस्टर्बेंस है। अभी तक ये इलेक्शन के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, जल्द से जल्द जो है रीजन से जो नाम आ जाए, डिपार्टमेंट से नाम आ जाए। तो मेरा ख्याल है अभी इन्हीं उलझनों में लगे। मगर आपको लगता है ज़हीर, आपको लगता है कि नजम सेठी साहब हों या शकील शेख साहब हों, इनकी जो कोशिशें काविशें बड़ी एक मजबूत, एक मरबूत जो है वो ठीक है निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए जा रही हैं, लेकिन जो एडवाइज़र है शायद वो इन तक ये बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आजकल सोशल मीडिया जो है सबके पास है, और अगर कोई एडवाइज़र नहीं भी पहुंचाता तो सारी बातें वैसे पहुंच जाती है। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर उनकी नॉलेज में ये चीज़ है तो उन्हें ईद से पहले एक्शन लेना चाहिए, और तमाम प्लेयर्स और जो भी कोचेज़ हैं जिनकी सैलरीज नहीं रिलीज़ हुई हैं तो उनको देना चाहिए जल्द से जल्द। जलाल भाई, आपका भी इस पर थोड़ा सा वर्डिक्ट लेना चाहूंगा, थोड़ा सा गुफ्तगू को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि हम इज्जत भी तो नहीं देते, उस तरह इक्वली ट्रीट भी तो नहीं करते ना अपने लोकल कोचेस को। फिर हम एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो आके उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करेंगे, उसी मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, उसी एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे, उसी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे? हाँ, ये आपकी बात काफी हद तक सही है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं होता। जाहिर है, हमने देखा है, ये पास में एक्सपीरियंस भी किया इस चीज का। ये चीज खत्म होनी चाहिए, और जो आप एक कमिटमेंट करें और वो कमिटमेंट भी उसी लेवल का होना चाहिए जो आप फॉरेन कोचेस के साथ करते हैं। ये बहुत कमी है या महसूस की जाती है, और लोकल कोचेस में खास तौर से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोचिंग के हवाले से, और कोचिंग तो कोचिंग सिलेक्शन कमेटी में के हवाले से भी बड़ी एक कन्फ्यूजन है। मेरे गुज़िश्ता शो में मौजूद थे कामरान अकमल का ये कहना था कि उनको पता ही नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है या नहीं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे थे, वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी का जो हेड अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जो है वो मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने एक प्रोग्राम के लिए, एक टीवी चैनल के लिए मैंने एक रुख्सत मांगी थी, वो भी इसलिए कि मेरी प्रायर कमिटमेंट थी। उसके बाद मुझे किसी ने क्रिकेट बोर्ड से पूछा ही नहीं। तो क्रिकेट बोर्ड में चल क्या रहा है, एडवाइज़र कर क्या रहे, और किस तरह से जो है वो शायद गाइड कर रहे हैं नजम सेठी साहब को या शकील शेख साहब को या और भी जो लोग जो अभी नई रिजीम में उन्होंने ज्वाइन किया। पुराने एडवाइजर को लेकर आप चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है पुराने एडवाइजर जो हैं यही जो है वो आपके जो है डैमेज होने का या डिक्लाइन होने का बाइस बनेंगे? और अभी हमने देखा भी है कि इस तरह नजम सेठी साहब के लिए कुछ इंटरव्यूज लाइन अप कराए गए, और उसके बाद जो है फिर वो एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि हर अब यूट्यूबर जो है कि जिसकी बहुत ही कम शायद फैन फॉलोइंग है वो भी जो है वो परसू करता शायद नजर आ रहा होगा
होगा क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब चेयरमैन साहब उसको भी इंटरव्यू दें, क्योंकि अगर अब एक के साथ अगर आप मुंसलिक होंगे किसी भी अपने जो है नाअहल एडवाइज़र की वजह से, तो आपको फिर सबको ही अकोमोडेट करना पड़ेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कोचेस के हवाले से बात कर रहे थे और साथ साथ ये मुद्दा भी छिड़ गया कि जनाब सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी एक एम्बिगेटी है, एक कन्फ्यूजन है। कामरान अकमल ने गुज़िश्ता शो में मेरे कहा कि उनको पता ही नहीं है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर सीनियर सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर हैं या नहीं है, क्योंकि अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कोई रब्ता किया ही नहीं। ये जो ज़ेर भाई कामरान अकमल का जो केस है, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी चल रही है? देखिए, कामरान अकमल से मेरी काफ़ी दफ़ा बात होती रही है इस हवाले से, और उन्होंने मेरे ख्याल से एक्सेप्ट भी कर लिया था। मगर है कि उस सीज़न में जो है किसी चैनल से उनका एग्रीमेंट था जिसकी वजह से कामरान अकमल ने पीसीबी को ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने पीसीबी को शायद कह दिया है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, मगर अभी तक मेरी समझ नहीं आ रही है कि पीसीबी ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, ना हाँ का और ना का भी नहीं, कोई दोनों सूरतों में कोई जवाब नहीं दिया है जो उनको देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 के भी वो चेयरमैन थे। और सबसे बड़ी बात, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, पाकिस्तान टीम शाहीन भी गई है, जूनियर सिलेक्शन कमेटी को ऐड कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आपकी मेन टीम के भी मेंबर सिलेक्शन कमेटी थे, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि शायद उनसे पूछा भी जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा। तो पीसीबी को इस हवाले से जो है अपनी क्लियरेंस देनी चाहिए ताकि इस मामले को क्लियर करें, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है। कामरान अकमल अगर इसी उसमें रहेंगे तो हो सकता है किसी चैनल से उनका एग्रीमेंट साइन हो रहा होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को जो है क्लियर करना चाहिए और उनका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे, देखें, एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और मेरे ख्याल में गुड डिसीजन था चेयरमैन बनाने के लिए उनको और पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन कमेटी के लिए। तो जलाल भाई, फिर यहाँ पे वही बात होगी ना, इक्वली हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फिर हम शिकायत करते हैं, हमारे लोकल जो है वो पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, फिर ग्रुपिंग में पड़ जाते हैं। जरा क्विकली मुझे बताइएगा, क्योंकि 2-3 बातें मुझे और भी पूछनी है आप दोनों से। ये तो पहले बात हो चुकी ना, मैंने तो कहा है कि ऐसा होता रहा है। कामरान अकमल पे आप खास तौर से क्या कहेंगे कि एक आदमी रुखसत मानता है अपनी प्रायर कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए, जब वो कहते थे ठीक है मैं अब अवेलेबल हूं, इवेंट मेरा गुजर गया, तो अब उसको कोई हाँ या ना कुछ तो बताए ना उसको। नेचुरली ये तो कम्युनिकेशन तो बिल्कुल होनी चाहिए और बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी और चीज में। अगर उसने पहले आपसे परमिशन ली है तो फिर उसको आपने अलाउ भी किया है, तो फिर उसके बावजूद अगर अगला कोई आपने डिसीजन लेना था तो वो उसको फौरन ले आप। मेरा ख्याल है ये तो बस थोड़े बहुत मैनेजमेंट के इश्यूज हैं जो कि सेटल होने चाहिए वहाँ। सर सेटल नहीं हो रहे ना, क्योंकि अभी अगर चलो, ये तो कामरान अकमल की बात हो गई, अभी बाबर आजम की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर बाबर आजम को भी हर सीरीज में बुला के ये कहना कि नहीं आप ही कप्तान है, आप ही कप्तान रहेंगे। फिर जब वो अभी घर पहुंचते नहीं है तो टिकट चलने शुरू हो जाते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर कि जी हम 3 कप्तानों के ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। हारून रशीद साहब ने भी कुछ सिफारिशात दी हैं, शाहिद आफरीदी ने भी कुछ सिफारिशात दी हैं, फिर शाहिद आफरीदी आगे से कह देते हैं कि सेठी साहब मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे तो मैं रद्द अमल दूंगा। तो ये सारी चीजें आपको लगता है कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है? देखिए, सारे डिसीजन मेकिंग जितने भी होने चाहिए ना, वो उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग की जो भी फैसला आदमी करता है उसके पीछे लॉजिक और ग्राउंड्स होते हैं कि हमने ये 4 बातें देख के ये फैसला किया है। तो अगर आपकी पीछे कोई ग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब कभी भी आपका डिसीजन सही नहीं होगा। अगर जो भी डिसीजन लेंगे फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा डिसीजन के पीछे 2 बातें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं, वो आप अपने जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो अपने ग्राउंड्स बनाते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। तो अगर फैसला ही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब पीछे कोई उनके पास ऐसी लॉजिक ही नहीं है कि जिसको वो लेके फैसला करें। ये वो चीजें लैक कर रही हैं जो एक डिसीजन मेकर के लिए जरूरी होती है। तो आपकी बात सही है कि क्लैरिटी हो और जो भी हाँ या नहीं करना है उसके पीछे ग्राउंड्स हो और उसके बाद आप अपना फैसला। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि चीज़ें जो ना फिसल रही हैं जो पीसीबी के हाथ से, या तो मैन पावर की कमी है या डेडिकेटेड लोगों की कमी है, या जो पुराने एडवाइजर्स को लेके चल रहे हैं, शायद वो जानबूझ के जो है वो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। अभी जो शाहिद आफरीदी ने कहा मैं अपना रद्द अमल दूंगा, तो यहाँ पे फिर मीडिया का काम नहीं था, पीसीबी मीडिया का डिपार्टमेंट का काम नहीं था, रादर दैन इसके कि वो जो है वो यूट्यूबर के इंटरव्यू अरेंज करा रहे हो या चेयरमैन कोई मुश्किल सूरत हाल में डाल रहे हो।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मगर देखें चेयरमैन हो गए या पीसीबी के जो भी नए लोग आए हैं माशाल्लाह वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने केयर होकर जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये ना हो कि मतलब पुराने एडवाइज़र देखें, ये पुराने एडवाइज़र तो वहाँ से चल रहे हैं, एहसन मानी और वसीम खान से चल रहे हैं। उन्होंने रमीज़ राजा को भी जो है मिसगाइड किया, फिर इसके बाद उन्होंने इस कमेटी को भी मिसगाइड अगर कर रहे हैं तो भी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर इस तरीके से है तो। ठीक है, और मिसगाइड एडवाइजर कौन है जी? एडवाइजर भी तो बता दो, मुझे तो समझ में नहीं एडवाइजर है बहुत सारे पुराने दौर के सारे ही हैं। अब समी बर्नी, मैं खुल के नाम ले देता हूँ, समी बर्नी मीडिया के जो है वो मामला देख रहे हैं। यकीनी तौर पे अगर हम भी किसी प्लेयर को जो है परसू करते हैं तो हमें भी समी बर्नी साहब से बात करनी होती है। ये अलग बात है कि वसीम खान के दौर से उनकी जरा नजर करम है, जरा वो जी स्पोर्ट्स के ऊपर जरा कमी रही है, लेकिन दीगर जो है जो यूट्यूबर्स हैं या जो हाथ में माइक लेके या कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल लेके फिर रहे होते हैं उन पर शायद उनकी नजर करम जो है वो ज्यादा रही है। ये उनकी अपनी सवाब दी है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया को शायद वो इतनी अहमियत नहीं देते, या अपने पुराने जो सर्कल उसको शायद अहमियत देते हैं, वो उनकी अपनी सवाब दी है। लेकिन बहरहाल जो डायरेक्टर मीडिया तो पीसीबी है। क्रिकेट एडवाइजर बता दें तो मीडिया का चलो समझ में आ गया था, वो एक ही बंदा है मीडिया में, तो क्रिकेट के एडवाइजर ठीक है, सब बाकी मामला अच्छा क्रिकेट के एडवाइजर की आपने बात करी, ये मार्क कोल्स को दोबारा लाने का फैसला किस तरह से आप देख रहे हैं, और फिर निदा डार को जो है वो कैप्टन बना दिया गया, तो क्या इतने अरसे में हम कोई कैप्टन ग्रूम नहीं कर सके जो माशाल्लाह जो औरतों की वैसे उम्र के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 37 साल की निदा डार को हम कप्तान बना रहे हैं, तो फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हुई? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ऐसा नाम लूंगा जो कि कप्तान बननी चाहिए थी, मैं उसको उन्होंने पहले ही टीम से निकाल दिया था। एक तो पहले है कि बिस्मा को हटाने की वजह क्या थी, मुझे समझ में नहीं आई। बिस्मा तो कर रही थी कैप्टनसी एक अरसे से और वजह कुछ समझ में नहीं आया, खुद उसने विड्रॉ किया तो पता नहीं। निदा डार जो है वो सारे परफॉर्मर भी हैं और सीनियर हैं, उसकी वजह से शायद होगा, मगर जो रियल सेंस में एक नेचुरल टैलेंट था वो थी रामिन शमीम, जो ए टीम की भी रही है, पाकिस्तान टीम से भी खेली, उसको बीच में से उन्होंने अननेसेसरी टीम से निकाल दिया जो सिलेक्शन कमेटी थी। मैं समझता हूँ वो बेस्ट चॉइस थी। वो खतरा बन रही होगी ना कप्तानी का, खतरा बन रही होगी ना कप्तानी के लिए। डेफिनेटली उसका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मैं खास इन सबसे बेहतर है और वो उस टीम में होनी चाहिए थी। उसको अननेसेसरी ड्रॉप किया वेस्ट इंडीज से आने के बाद, उसने वेस्ट इंडीज में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एज ए कैप्टन भी। और तो इस तरह के जब डिसीजन होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बात की, तो वो टीम को खराब करते हैं। और जहां तक मार्क कोल्स की बात की, तो मार्क कोल्स तो पहले निकाले गए थे जब यहाँ से उन्हें हटाया गया, और फिर आप ये देखें अगर कोई अच्छा कोच होता है तो इतने अरसे में उसे कहीं ना कहीं और कोचिंग कर लेता है वो। तो मैंने तो नहीं देखा मार्कोल मासिवा एक दफा स्कॉटलैंड में शायद हार्डली एक आध महीने उन्होंने कोचिंग की है, वो वापस पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं। निकाले क्यों गए थे? क्या परफॉर्मेंस की वजह से निकाले गए थे या वही शिकायतें थी उनके खिलाफ भी? मैं ख्याल है लड़कियों ने कुछ कंप्लेंट की थी जो हर एक के खिलाफ करती हैं वो, और उनकी सुन ली जाती है। अब उसमें हकीकत कितनी थी ये मुझे नहीं पता, मगर उन्हें निकाला गया था। ठीक है, निकालने की वजह कंप्लेंट थी। ठीक है, और आओ उसके बाद से उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की, अब वो दोबारा आके पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ज़हीर भाई क्विकली मुझे बता दिएगा जरा, मुझे वाइंड अप करना है कि मार्क कोल्स का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा है, क्योंकि आप भी विमेंस की टीम को बड़ी जबरदस्त तरीके से रन करते रहे, और निदा डार पे भी आपका इनपुट लेना चाहूंगा। देखें, पहली बात तो है निदा डार जो है 37 ईयर्स ओल्ड जो है हो चुकी है, और मुझे समझ नहीं आ रही है किस प्लान के साथ कप्तान बनाया। मेरा अपना ख्याल ये था कि आलिया रियाज इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है और परफॉर्मर भी है। जब वो परफॉर्मेंस देती है उसका बैटिंग ऑर्डर बिस्मा चेंज कर देती थी, तो मेरा ख्याल है कि उनको कप्तानी के लिए लाना चाहिए। मार्क कोल की बात हुई है तो मुझे याद है कि एक हमारा मैच हो रहा था विमेन चैंपियंस का, तो वहाँ पे जो हमारे कोचेस थे उनको मार्क कोल बीच में आके इंटरफेयर कर रहे थे, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर मैंने वसीम खान को कंप्लेंट की, उस वक्त वसीम खान एमडी थे यहाँ के, उस वक्त दुबई में थे, फिर दुबई से आने के बाद उन्होंने जो इस मामले को क्लियर करवाया था। उनसे क्या थैंक यू सो मच ज़हीर भाई, थैंक यू सो मच। जलाल भाई हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने कोचिंग के हवाले से खासतौर से इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पाकिस्तानी नाम जलालुद्दीन साहब की सूरत में हमारे साथ मौजूद थे, और दूसरी तरफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम ज़हीरुल हसन साहब मौजूद थे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।